स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 11 कंप्यूटर साइंस चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेमोरी एक्चुअल में क्या होती है? तो मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो एक प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस की तरह होती है, यानी पहले से निर्धारित की गई जगह की तरह होती है जहाँ पे डाटा को या इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर किया जाता है। और हर एक मेमोरी लोकेशन के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। जब आपकी टास्क, कोई भी काम जब परफॉर्म हो जाता है तो वो अपनी मेमोरी को क्लियर कर देती है और फिर एक नया स्पेस तैयार कर देती है। पहली मेमोरी क्लियर हो गई, अब नए डाटा के लिए, नई टास्क के लिए मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो जाता है। जब आपका व्हेन द पावर स्विच ऑफ, जब पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो जो कुछ भी स्टोर होता है मेमोरी के अंदर वो सब इरेज्ड हो जाता है। यानी जैसे ही आपका सिस्टम एक बार बंद हो जाता है तो मेमोरी के अंदर जो कुछ भी स्टोर होता है वो सब इरेज हो जाता है। आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, आप उसे वापस दोबारा नहीं ला सकते। और ये जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, इसको माना जाता है एक सेल्स की तरह, यानी कंपार्टमेंट्स की तरह, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। और ये जो सेल्स होती हैं ये भी आगे डिवाइड हो जाती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। यानी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसको सेल्स की तरह माना जाता है कि छोटे छोटे उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, और वो सारे कंपार्टमेंट्स फिर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और इन स्मॉल पार्ट्स को हम बोलते हैं बिट्स। बिट्स होती क्या है? बिट्स एक बाइनरी डिजिट होती है, या तो वो जीरो हो सकती है या वन। जैसे ये एक बिट हो गया, 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 ये एक बिट है, और ये पूरा आपका एक तरीके से क्या हो गया, एक सेल हो गया। और सेल किस में डिवाइड हो रखी है? बिट्स में डिवाइड हो रखी है। और बिट्स क्या होती है आपके पास? 0 1, ये 0 सेल हो गई, ये 1 सेल हो गई, ये 0 सेल हो गई, ये 1 सेल हो गई आपके पास। ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? बिट्स के अंदर। तो सेल्स डिवाइड इनटू बिट्स। तो बिट्स होता है क्या एक्चुअल में? बिट्स एक एलिमेंट्री यूनिट होती है, एक सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की। सबसे छोटी यूनिट जो है मेमोरी की वो एक बिट होती है, और बिट्स मिलकर तैयार करती हैं एक बाइट को। एक बाइट को तैयार करने के लिए 8 बिट्स की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मुझे कोई कैरेक्टर लिखना है, ए लिखना है, तो ए कैरेक्टर एक बिट नहीं हुआ, ए कैरेक्टर हो गया एक बाइट। यानी इस ए कैरेक्टर को बनाने के लिए 8 बिट डाटा की जरूरत पड़ेगी, 8 बिट डाटा की जरूरत पड़ेगी। तो यानी ग्रुप ऑफ बिट्स जो होते हैं ये मिलके अब तैयार करते हैं बाइट्स। और डाटा जो स्टोर होता है वो बाइट्स के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि ए सबसे स्मॉलेस्ट लेटर अब कैरेक्टर हो गया। अब इससे छोटा कैरेक्टर तो हम लिख नहीं सकते, तो ए को स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? बाइट की जरूरत पड़ रही है, बिट तो नहीं, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं और 8 बिट्स मिलके एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे छोटी जो हम बोल सकते हैं कि बिट जो है वो एक एलिमेंट्री यूनिट है मेमोरी की, लेकिन सबसे छोटी जो यूनिट है जिसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपकी बाइट है। इसके अलावा इस बाइट से भी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, केबी मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। और जितनी भी, जैसे अगर केबी से आप मेगाबाइट में जाएंगे तो आपको 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। मेगाबाइट से गीगाबाइट में जाएंगे तब भी 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। यानी 2 को अगर मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 1024 मुझे आता है। तो यानी इसका मतलब है कि 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, और 1 किलोबाइट में 1024 आपके बाइट्स होते हैं। देखो हम यहाँ देख सकते हैं 1 बिट इज इक्वल टू बिट ही बोलते हैं, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट को तैयार करते हैं, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, 1 टेराबाइट यानी इसको शॉर्ट में 1 TB बोलते हैं, 1024 गीगाबाइट्स होते हैं, 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट हो गए आपके पास, 1 एक्साबाइट हो गया 1024 पेटाबाइट हो गए आपके, जेटाबाइट 1 ZB बोलते हैं उसको, तो 1024 आपके एक्साबाइट हो गए। तो ये थी आपके पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं, प्राइमरी मेमोरी मतलब अभी हम एक नॉर्मली मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है और ज़्यादा उसके अंदर डाटा स्टोर नहीं हो सकता। वो कब तक डाटा को स्टोर कर? जब तक आप सिस्टम पे काम करते रहेंगे जब तक ही स्टोर रहता है डाटा। एक बार सिस्टम ऑफ हो जाता है, डाटा वहाँ से निकल जाता है। तो हमें ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सेकेंडरी मेमोरी स्पेस की, जो कि डाटा परमानेंटली इस्तेमाल करती है।
परमानेंटली स्टोर करती है। तो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए मुझे सेकेंडरी मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस कुछ होते हैं आपके पास, जैसे हार्ड डिस्क, जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सारे पीसीज के अंदर। जो मेन डिवाइस सेकेंडरी डिवाइस इस्तेमाल होता है वो आपका हार्ड डिस्क, CDR यानी CD, पेन ड्राइव आप यूज़ करते हैं, अपना मेमोरी कार्ड भी यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कि डाटा को ज़्यादा स्टोर करने में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसे कि बात कर रहे थे मेमोरी की, मेमोरी क्या होती है, एक लोकेशन होती है, प्री डिफाइंड प्लेस होती है, वर्किंग प्लेस होती है, जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करते हैं। और वो जो मेमोरी होती है वो डिवाइड हो गई होती है सेल्स के अंदर, और सेल्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किसमें, बिट्स के अंदर। और हर एक लोकेशन यानी जो सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होती है, हर एक लोकेशन के लिए, मेमोरी लोकेशन के लिए एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि डाटा को इजीली एक्सेस किया जा सके। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारी दो तरीके की होती है। मेन मेमोरी बोल सकते हैं आप उसे, प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। दो तरीके की होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रैम के बारे में। रैम क्या होती है, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रैम की जो मेमोरी सेल्स क्या होती है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। तो मेमोरी सेल्स को एक्सेस किया जाता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए फ्रॉम एनी डिज़ायर्ड रैंडम लोकेशन। यानी अगर मुझे किसी डाटा की ज़रूरत पड़ती है मेमोरी से, तो मैं किसी भी लोकेशन से डाटा को स्टोर कर वो एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि पहली मेमोरी लोकेशन का अगर डाटा एक्सेस कर लिया तो मैं सेकेंडरी मेमोरी लोकेशन का डाटा स्टोर करूँ या थर्ड मेमोरी लोकेशन का डाटा स्टोर करूँ। इसके अंदर किसी भी मेमोरी लोकेशन से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, यानी किसी भी मेमोरी सेल से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है रैंडमली। इसीलिए इसका नाम क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। किसी भी मेमोरी सेल से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है रैंडम लोकेशन से। कोई भी रैंडम लोकेशन उठा सकते हैं, वहाँ से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक लोकेशन का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। तो ऐसा नहीं कि वन बाय वन नहीं डाटा को एक्सेस किया है, किसी भी लोकेशन से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है रैंडमली। इसलिए इसका नाम हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो ड्रॉबैक हैं इसके रैंडम एक्सेस मेमोरी के, रैम के, वो एक तो है ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब है कि टेम्परेरी नेचर है। जब तक सिस्टम ऑन है तब तक इसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा, जैसे सिस्टम ऑफ हो गया सारा डाटा इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। दूसरा, अगर आपका किसी कारणवश अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, तब भी रैम के अंदर का सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। रैम आपकी दो तरीके की आती है, एक होती है डी रैम, एक होती है स्टैटिक रैम। डी रैम थोड़ी चीप होती है, सस्ती होती है, स्टैटिक रैम थोड़ी महंगी होती है। ये जो डी रैम है ये बनी होती है ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की। इसमें जो अमाउंट ऑफ टाइम होता है, यानी बोल सकते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। मेमोरी एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है कि मेमोरी से डाटा को स्टार्ट यानी लेना, मेमोरी से डाटा को लेना और तब तक उसको एक्सेस करते रहना जब तक कि सारा डाटा एक्सेस ना हो जाए। तो यानी वो टाइम जब से डाटा को एक्सेस करना स्टार्ट किया और जब तक सारा डाटा उससे एक्सेस नहीं कर लिया, वो जो टाइम होता है उसको कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। तो जो मेमोरी एक्सेस टाइम होता है डी रैम का, वो 20 to 70 नैनो सेकेंड्स का होता है। 20 to 70 नैनो सेकेंड होता है मेमोरी एक्सेस टाइम डी रैम का। और अगर मैं यही बात करता हूँ एस रैम की, जिसको हम स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं, ये जो बनी होती है फ्लिप फ्लॉप्स की बनी होती है, और जो डी रैम है वो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है ये एक बाइनरी सेल्स की बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है बाइनरी सेल्स को फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, जिनके अंदर डाटा एक बिट करके स्टोर किया था, जैसे कि पीछे हम बात कर रहे थे सेल्स फर्दर डिवाइड हो रही थी किसके अंदर, बिट्स के अंदर। तो एस रैम जो होती है बनी होती है फ्लिप फ्लॉप्स के, और इसका जो मेमोरी एक्सेस टाइम होता है वो थोड़ा फास्ट होता है कंपेयर देन टू डी रैम। उसका 20 to 70 नैनो सेकेंड था, तो ये एक्सेस कर पाती है 10 नैनो सेकेंड में। ये 10 नैनो सेकेंड में डाटा को एक्सेस कर लेती है, और डी रैम को 20 से 70 नैनो सेकेंड लगते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये रैम और रोम के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, वो रैम के बारे में बात करी, रैम के दो पार्ट्स के बारे में बात करी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है, तो रोम का पूरा नाम होता है आपका रीड ऑनली मेमोरी। मतलब जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा उसे आप केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आप उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो परमानेंटली स्टोर की जाती है। तो ये बात आती है भाई कि जब हम इसके अंदर डाटा राइट नहीं कर सकते तो इसके अंदर डाटा आता कहाँ से, जब मैन्युफैक्चरर इसको बनाता है, जो भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है जो रोम को बनाते हैं, वो बनाते वक्त इसके अंदर डाटा को स्टोर कर देते हैं। अब इसके अंदर जो डाटा
स्टोर ऐसा होता है जिसकी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पूरे सिस्टम की सेटिंग, पूरे कंप्यूटर की जो सेटिंग है, जो हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग होगी या पूरे कंप्यूटर की जो सेटिंग होगी, वो सारी सेटिंग जो होती है वो स्टोर कर दी जाती है रोम में। अगर हम उस सेटिंग को चेंज करेंगे तो हमारा सिस्टम ही पूरा काम करना बंद कर देगा। तो उस सेटिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो सारी सेटिंग किसके अंदर से स्टोर कर दी जाती है? रोम के अंदर स्टोर कर दी जाती है। तो रोम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, जबकि रैम के अंदर डाटा जो था वो स्टोर हो रहा था टेम्परेरी। रैम जो थी एक वॉलेटाइल मेमोरी थी और रोम जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यानी बोल सकते हैं कि रैम टेम्परेरी इन नेचर थी आपकी, तो रोम आपकी परमानेंट इन नेचर है। रोम के अंदर जो डाटा कंटेंट्स होते हैं परमानेंटली स्टोर होते हैं, रैम के अंदर डाटा कंटेंट टेम्परेरी स्टोर होते हैं। यानी एक बार लाइट ऑफ हो जाए, यानी सिस्टम एक बार आपका बंद हो जाए, तो आपका जो रैम के अंदर का डाटा है वो इरेज हो जाता है, लेकिन रोम के अंदर का डाटा इरेज नहीं होता। और रोम जो होती हैं वो 5 तरीके की आती हैं। एक होती है पी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम OTP भी बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल। यानी पी रोम क्या होती है? एक यूज़र प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा को एक बार स्पेशल इक्विपमेंट्स के थ्रू रीड कर दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर डाटा को राइट कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। आप उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। वन टाइम प्रोग्रामेबल, केवल एक ही बार इसके अंदर डाटा स्टोर होता है। दूसरी होती है ईपी रोम। अब ये ईपी रोम 2 तरीके की आती हैं। एक तो होती है यूबी ईपी रोम और एक होती है आपके पास ईईपी रोम। तो अगर मैं इसको बोलूँ ईईपी रोम बोलूँ तो ये भी आपके पास एक ईपी रोम है। यानी दोनों ही इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती हैं। बस अंतर क्या होता है कि ईपी रोम के अंदर जो डाटा रीड और राइट होता है वो कई बार हो सकता है और कई बार इरेज भी कर सकते हैं। आप उसके ऊपर कई बार डाटा को राइट भी कर सकते हैं, लेकिन डाटा को रीड और राइट करने के लिए हम यूवी रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डाटा को रीड और राइट यानी डाटा को इरेज करने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगाती है। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है जिसके अंदर आप काफ़ी टाइम्स, जितनी बार चाहें, मैनी टाइम्स डाटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से रीड और राइट कर सकते हैं। आप पहले उसको एक बार आपने डाटा राइट कर दिया, आप उसको इरेज कर दीजिए, दोबारा उसके अंदर आप डाटा राइट कर सकते हैं। लेकिन ये जो डाटा इरेज होता है वो यूवी रेज के थ्रू होता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू वो डाटा इरेज किया जाता है और उस डाटा को इरेज करने के लिए 20 मिनट लग जाते हैं। वहीं ईईपी रोम के अंदर ये डाटा इरेज करने के लिए यहाँ पे यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रिकल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो डाटा इरेज होता है वो बहुत तेज़ी से होता है कंपेयर देन टू ईपी रोम। दोनों के अंदर ही आप डाटा को काफ़ी बार रीड और राइट कर सकते हैं। अब आती है फ्लैश ईईपी रोम। ये भी एक ईईपी रोम होती है, लेकिन बट इट इज़ वेरी फास्ट, लेकिन काफ़ी फास्ट होती है कंपैरेटिवली कंपेयर देन टू ईपी रोम और ईईपी रोम। ऑल्सो इट इरेज फुली एंड नॉट सेलेक्टिव, और इसको क्या कर सकते हैं आप फुली इरेज भी कर सकते हैं। एक होती है आपके पास मास्क रोम। मास्क रोम भी एक तरीके की रोम ही है इन विच द कंटेंट प्रोग्राम, इसके अंदर जो प्रोग्राम कंटेंट होते हैं डाले जाते हैं वो आईसी मैन्युफैक्चरर यानी जो इस मास्क रोम को बनाता है वही इसके अंदर डाटा को स्टोर करता है। लेकिन ये यूज़र प्रोग्रामेबल रोम नहीं होती है, ये अलग जगह में यूज़ होती है, नेक्स्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है, लेकिन यूज़र प्रोग्रामेबल रोम नहीं होती है मास्क रोम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टोरेज यूनिट। तो कंप्यूटर नीड टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा फॉर प्रोसेसिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है डाटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए। कंप्यूटर को डाटा की ज़रूरत पड़ती है स्टोर और रिट्राइव। कंप्यूटर नीड टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा फॉर प्रोसेसिंग, यानी अगर मैंने कोई काम किया तो उस वर्क को करने के लिए मुझे डाटा स्टोर भी करना पड़ता है और एक बार स्टोर डाटा को वापस से लेके आना भी पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाटा एक तो उसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है और रैम के अंदर तो डाटा परमानेंटली स्टोर होता नहीं है, और रोम के अंदर हम डाटा स्टोर कर नहीं सकते, करेंगे तो बहुत थोड़ा डाटा स्टोर होता है, तो परमानेंटली डाटा भी स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने पीछे बात करी थी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी वगैरह, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। और इनके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है उसकी मेमोरी उसकी यूनिट भी सेम वही होती है जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर इस्तेमाल की जाती है, यानी बाइट्स, बिट्स, निबल, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट, यही सब यूज़ होती है। यानी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की बात करें, इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसकी यूनिट और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है दोनों की यूनिट सेम ही होती है। तो हम थोड़ा एक एक करके इन स्टोरेज यूनिट्स के बारे में बात कर लें। जैसे सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं।
सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है वो हमारा हार्ड डिस्क ही होता है। सारे पीसी लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है जिसके अंदर डाटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। और डाटा जो स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर वो एक से ज़्यादा सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं। जैसे आपकी प्लेटर्स का मीन्स हो गया इस तरीके से होते हैं जैसे आपकी सीडी होती है, इसी तरीके की डिस्क होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं और उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, स्पेस दिया होता है काफ़ी, और उसके ऊपर वो जो डिस्क होती हैं वो रोटेट होती रहती है। यानी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो सर्कुलर डिस्क के ऊपर होता है जिनको हम प्लेटर्स का नाम देते हैं, और वो लगातार कंटिन्यूली स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और ये जो रोटेटिंग डिस्क होती है इनके ऊपर एक मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है और इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ही डाटा स्टोर किया जाता है। और ये जो डिस्क होती हैं काफ़ी सारी डिस्क होती है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, स्टैक होता है, उसके बीच में स्पेस होता है। और जो डाटा स्टोर होता है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ही होता है डाटा स्टोर, इसलिए हम हार्ड डिस्क को बोलते हैं मैग्नेटिक मीडिया। ध्यान रखना हार्ड डिस्क के अंदर डाटा कभी भी लाइट फॉर्म में स्टोर नहीं होता, ये मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मीडिया। अब नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की फुल फॉर्म होती है। ये सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे ये सब ऑप्टिकल मीडिया है। ऑप्टिकल मीडिया मतलब इनके ऊपर जो डाटा स्टोर होगा वो लाइट के रूप में होगा। इनके ऊपर जो डाटा स्टोर होगा वो एक लाइट के रूप में होगा, सीडी, डीवीडी या आपका ब्लू-रे डिस्क। और सीडी की जब मैं बात करता हूँ, सीडी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो 700 MB तक होता है। और सीडी 3 तरीके की आती है, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आरडब्ल्यू। सीडी रोम का मतलब होता है कि इसके अंदर पहले से डाटा स्टोर होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मार्केट से आपने एक मूवी परचेस करके लेके आए तो उसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा, यानी ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, मतलब एक बार इसके ऊपर आप डाटा स्टोर कर लेते, बार बार आप इसके ऊपर डाटा स्टोर नहीं कर सकते। गेम्स की सीडी आ गई, कोई सॉफ्टवेयर आ गया, ई बुक आ गई, एनसाइक्लोपीडिया आ गया, एक बार स्टोर कर दिया डाटा, परमानेंटली स्टोर हो गया, आप उसको इरेज करके दोबारा स्टोर नहीं कर सकते। एक होता है सीडी आर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम सीडी आर बोलते हैं। इसके ऊपर डाटा ओनली वंस, इसके ऊपर भी केवल एक ही बार डाटा राइट हो सकता है। यानी आपने मार्केट से ब्लैंक सीडी परचेज करके लेके और आपने इसके ऊपर कोई डाटा स्टोर कर लिया और डिस्क कैन नॉट बी इरेज, उसके बाद आप इसको इरेज नहीं कर सकते, लेकिन रीड जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको कर सकते हैं। सीडी आरडब्ल्यू का मतलब होता है कि कॉम्पैक्ट रीड डिस्क रीराइटेबल, इसके ऊपर जितनी बार चाहें उतनी बार आप डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं। पेन ड्राइव की तरह मल्टीपल टाइम्स आप डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डीवीडी। डीवीडी भी जैसे मैं बता रहा था ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है और ये भी डाटा को स्टोर करता है लाइट के रूप में, लेकिन इसकी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंपैरिजन देन टू अ सीडी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 15 गुना ज़्यादा इसके ऊपर डाटा स्टोर हो सकता है। और इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है सीडी से काफ़ी फास्ट होता है, 20 टाइम्स ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है। यानी डाटा जो ट्रांसफ़र होता है डीवीडी के अंदर वो बहुत तेज़ी से होता है, 15 गुना ज़्यादा डाटा उसके ऊपर स्टोर हो सकता है। इसलिए डीवीडी को हम सुपर डेंसिटी डिस्क के नाम से भी जानते हैं। और सीडी के अंदर जहाँ 700 MB या 750 MB तक डाटा स्टोर होता है, वहीं पर डीवीडी के अंदर 17 गीगाबाइट तक डाटा स्टोर हो सकता है। इसके ऊपर 4 घंटे की मूवी को स्टोर किया जा सकता है इसकी एक साइड के ऊपर। डीवीडी 2 तरीके की आती हैं, डबल साइडेड भी आती हैं, तो डबल साइडेड हो गया तो डबल डाटा हो जाएगा, एक साइड पे 17 GB, दूसरी साइड पे 17 GB। और डीवीडी भी आपकी 3 तरीके के थे, डीवीडी रोम, दिस इज रीड ऑनली डीवीडी। ये केवल क्या होती है, रीड ऑनली डीवीडी होती है, इसको एक बार रिकॉर्डेड किया जाता है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, पहले से रिकॉर्डेड आती है। डीवीडी आर यानी डीवीडी रिकॉर्डेबल, जिसके हम एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको रीड जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। डीवीडी आरडब्ल्यू सीडी की तरह जितनी बार चाहें आप उतनी बार इसको डाटा इसके ऊपर रीड एंड राइट कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी के अंदर आती है आपके पास पेन ड्राइव। ये फ्लैश ड्राइव क्या होती है, एक स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि सॉलिड स्टेट मेमोरी से बना होता है। सॉलिड स्टेट मेमोरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई मूविंग पार्ट होता है, ना इसके अंदर कोई मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सेम हार्ड डिस्क की तरह होता नहीं कुछ इसके अंदर, और ना ही इसके अंदर डाटा को रीड और राइट करने के लिए लेज़र लाइट का इस्तेमाल होता है, ना ही इसके अंदर कुछ मूव होता है। जब इसके अंदर कुछ मूविंग पार्ट ही नहीं है तो इसलिए इसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट मेमोरी। पेन ड्राइव आपने देखी होगी। और ये किस तरह होता है, रैम की तरह काम करता है सीधा सीधा ये, लेकिन ये ज़्यादा डाटा स्टोर करता है। मार्केट के अंदर ये 250 रुपीज़ से लेके ऊपर तक की काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ऊपर तक आ जाती हैं, चीपर भी होती हैं। और इसके अंदर आप क्या है काफ़ी सारा डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। रैम के अंदर डाटा एक बार सिस्टम ऑफ हो गया डाटा उसमें से निकल जाता है, लेकिन फ्लैश मेमोरी के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। ब्लू-रे डिस्क,
ब्लू रे डिस्क सेम डीवीडी की तरह ही होती है। इस ब्लू रे डिस्क का साइज भी सेम सीडी डीवीडी की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो सीडी डीवीडी से कई गुना ज़्यादा होता है। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, इसका मतलब इसके अंदर ऊपर भी डाटा जो स्टोर होता है वो लाइट के फॉर्म में ही होता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली हाई डेफिनेशन वीडियो और डाटा को स्टोरेज करने के लिए, यानी इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ब्लू रे इसलिए नाम इसको दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है यानी राइट किया जाता है, जो रीड किया जाता है वो रेड लेज़र लाइट का यूज़ ना करके ब्लू वॉयलेट लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू रे डिस्क के अंदर डाटा को रीड और राइट करने के लिए रेड लेज़र लाइट का इस्तेमाल ना करके ब्लू वॉयलेट लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया गया, ब्लू रे डिस्क। अब ये जो रेड लेज़र लाइट का इस्तेमाल होता है डाटा रीड राइट करने के लिए वो डीवीडी और सीडी के अंदर इस्तेमाल होता है। बेनिफिट ये है ब्लू वॉयलेट लेज़र का इस्तेमाल करने का कि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर देन टू अ रेड लेज़र। रेड लेज़र की वेवलेंथ जो होती है वो 650 नैनोमीटर होती है, तो इसकी वेवलेंथ होती है 405 नैनोमीटर, जिसकी वजह से डाटा ज़्यादा कॉम्पैक्ट रूप में स्टोर हो पाता है उसी स्पेस में। डीवीडी के अंदर कम जगह में ब्लू रे के अंदर कम स्पेस में ज़्यादा डाटा स्टोर हो पाता है इस कम वेवलेंथ की वजह से। और एक ब्लू रे के अंदर नियर अबाउट 180 GB तक डाटा स्टोर हम कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने मेमोरी के बारे में थोड़ा जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे सिस्टम बस के बारे में, और आपके पास ये चेक पॉइंट के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप अपनी नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चंस करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।